जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.7 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बच्चे बात करें तो पिछली क्लास में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 3.7 का और क्वेश्चन नंबर 7वें का चौथा क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7वें का 5वां। दो समीकरण दिया गया है, एक ये है एक ये, दोनों दो चर में है, रैखिक समीकरण है। दो चर में रैखिक समीकरण को हम लोग लगातार चैप्टर 3 में सॉल्व भी कर रहे हैं। विधियों को हमने अलग अलग प्रकार से पढ़ा, जैसे ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र विधि। ये भी दो चर में रैखिक समीकरण किसी भी विधि से सॉल्व किया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है भैया, आप इसी विधि से करिए। एज यू लाइक, आपकी जो भी इच्छा हो उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझिएगा, चाहे तो आप इसको प्रतिस्थापन से कर दे, चाहे विलोपन से कर दे, चाहे वज्र से कर दे, चाहे ग्राफी से कर दे। तो यहाँ समझिएगा, हमने देखा कि आसान तरीका पड़ेगा विलोपन का, लेकिन विलोपन में अगर बात करें हम तो ये कुल मिलाकर के गुणा करना पड़ेगा, लंबा कैलकुलेशन है। 378 गुणा इसमें इस समीकरण में करना पड़ेगा और 152 गुणा इस समीकरण में करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन, या तो कैलकुलेशन लंबा है उसे करिए, या तो अभी एक बच्चा जगतपाल बता रहा था कि सर इन दोनों को जोड़ दीजिए। हमने भी कहा यार सही कह रहे हो, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्वेश्चन मिल जाएगा, घटा दीजिए तो क्वेश्चन मिल जाएगा, और फिर से उसको जोड़ घटा दीजिए तो आसानी से x और y का मान आ जाएगा। तो चलिए वही कर देते हैं, भले से 4 स्टेप होगा लेकिन उतना गुणा भाग हमको नहीं करना पड़ेगा। समझिएगा, पहले हम क्या काम करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। अभी हम करेंगे विलोपन से ही, लेकिन 2 स्टेप करने के बाद, ताकि कुछ और छोटा हो जाए। अगर हम बात करें बच्चे इससे, तो या तो अगर आप डायरेक्ट करना है तो 378 गुणा इस पूरे समीकरण में करो, 152 गुणा पूरे इस समीकरण में करो, और फिर जोड़ दो तो x से x कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि इनको जोड़ घटाकर हमें और नया इक्वेशन प्राप्त कर लें, छोटा इक्वेशन प्राप्त कर लें, फिर उसको सॉल्व कर दें। क्या समझेगा, हमने कहा समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए समीकरण 1 में बच्चे समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो समझिएगा, 152 x माइनस 378 y बराबर माइनस 74 माइनस 378 x प्लस 152 y। मुन्ना क्या बात है, नया एडमिशन है का? नए हो, बैठो जहां से खाली हो। बराबर माइनस 604। ये बच्चे जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता, जो जिस साइन के साथ रहता है उसी साइन के साथ रहता है। हमने देखा माइनस का 378 है और प्लस का 152 है, तो माइनस के 378 में से प्लस का 152 घटा देंगे। जो बच्चे डायरेक्ट घटा देते हैं अच्छी बात है, जो नहीं याद समझिएगा, 378 में से अगर 152 को घटाते हैं बचेगा 6 200, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस वाला जाता था। माइनस का 226x, यहाँ बच्चे समझिएगा, और यहाँ भी यही चीज आएगा, माइनस का 226y, और यहाँ दोनों के दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा 4 4 8 और 7 कितना जाएगा 678, माइनस का 678। तो हमने देखा कि हमको कॉमन मिल रहा है 226, हमको कॉमन मिल रहा है माइनस का, तो कॉमन कर लेते हैं। माइनस का 226 बच्चे हमने कॉमन किया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस y बराबर माइनस 678। अब ऐसे समझ, देखो ये कट रहा है, 2 तिहाई 600 होता है, 26 तिहाई 78 होता है, यानी 226 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 678 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस को कैंसिल करा दिए, 226 से के 226 और ये 3 x प्लस वाई बराबर
3 इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो मान चुके। एक समीकरण तो हमको मिल गया छोटा सा। अब एक बार, अभी तो हमने जोड़ा था, अब एक बार घटा देते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तब तो समीकरण 1 हमारा 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74। अगला है माइनस 378x प्लस 152y माइनस 604। ये बच्चे जब घटाते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, जस्ट अपोजिट लगता है। ये माइनस है, इसका उल्टा प्लस लगाएंगे, और ये प्लस था तो माइनस, और ये माइनस था तो प्लस। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो जुड़ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? कितना? 530। 530x हो जाएगा। और यहाँ ये दोनों भी माइनस है, तो माइनस माइनस रहता है तब पर भी जुड़ता है, और प्लस प्लस रहता है तब पर भी जुड़ता है। माइनस 530y, और यहाँ समझो एक प्लस है एक, यहाँ 604 में से 74 घट जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ भी हमको साफ शब्दों में दिख रहा है कि 530 हमको कॉमन मिल रहा है, तो 530 को हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस y बराबर 530, और 530 के 530। x माइनस वाई बराबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ये बच्चे अगर हम बात करें तो जब भी कहता है कि हल कीजिए, तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हल करना मतलब उस समीकरण में आए हुए चर का मान ज्ञात करना। इस समीकरण में मिलाकर 2 चर आए, एक x और दूसरा y, तो मेरा पर्पज है x और y का मान निकालना। तो ये तो हमारे पास छोटे छोटे समीकरण प्राप्त हो गए, आसानी से जोड़ देंगे तो x और y का मान आ जाएगा। या हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगर डायरेक्ट करना है तो इस समीकरण में 378 से गुणा कर दो, इस समीकरण में 152 से गुणा कर दो, और फिर जोड़ दोगे तो x से x कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। हालांकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और 378 से गुणा करना। यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, अगर समीकरण 3 और समीकरण 4 पर अगर हम दृष्टि डालें तो ये प्लस का y और ये समीकरण 3 में अगर समीकरण 4 को जोड़ दे तो कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, समीकरण 3 हमारा यहाँ है सूर्य प्रकाश, x प्लस वाई बराबर कितना है 3, और 2 हमारा यहाँ है x माइनस वाई बराबर 1। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, 1 1 2x प्लस वाई से माइनस वाई कटा, 3 1 4, 2 1 के 2, 2 दूना x बराबर। अब x का मान चाहे तो हम समीकरण 3 में रख दे, चाहे 4 में रख दे, चाहे 1 में रख दे, चाहे 2 में रख दे, कहीं भी रख दे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 2 में रखने का मतलब है फिर से कैलकुलेशन आ जाएगा, तो हम 3 4 में रखेंगे ताकि हमारा छोटा हो जाए। हाँ, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं बच्चे। ये रहा, लिखा था x, इसकी जगह हमने लिख दिया 2 प्लस वाई था तो प्लस वाई बराबर 3 था, तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो y बराबर कुल मिलाकर हो गया हमारा 3 माइनस 2, तो y बराबर 1।
x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। कुल मिलाकर के हमें कहा था कि सॉल्व करिए, यानी x और y का मान निकालिए। हमने आसान तरीके से x और y का मान निकाला। और अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग समझ। फिर सब्जेक्ट मतलब चेक करेंगे। हाँ, ये बतिया तो बदवा पूछ सकते हो सर, नोट से चेक होगा कि नहीं चेक होगा। आए बच्चे समझिएगा ध्यान से। शांत रहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। करा एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोई हमको एक चतुर्भुज दिया है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अंग्रेजी में कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। करा देखिए आकृति 3.7, जैसा कि हमने आकृति को व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो बेटे यहां समझिएगा, आया है चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज को समझने से पहले थोड़े समय के लिए हम लोग चतुर्भुज के बारे में समझ लेते हैं। तो यदि बच्चे हम बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि चार हाँ, हमने 9th पढ़ा भी था कि चार सरल रेखाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बच्चे समझिएगा ध्यान से। ये मान लेते हैं, याद समझिएगा, यदि हम बात करें चतुर्भुज की, तो चार सरल रेखाओं से बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में कुल मिलाकर के चार भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। चतुर्भुज में कुल मिलाकर के चार भुजाएं, चार कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, चार शीर्ष, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष। शीर्ष मतलब किनारा, दो विकर्ण, एक विकर्ण, दो विकर्ण। और साथ ही साथ चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। यानी इसको चारों को जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा। हमने फिर डिस्कस किया था चतुर्भुज के प्रकार के बारे में भी 9th में, तो अच्छे तरीके से हमने लिखवा भी था और समझा भी था। हमने कक्षा 9th में आपको चतुर्भुज का प्रकार भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, बाई डिफिनेशन और फिगर, सब कुछ अच्छे तरीके से बनाकर बताया था। यहाँ चतुर्भुज आ गया तो थोड़ा सा बता करके आगे निकलते हैं। चतुर्भुज के यदि प्रकार की बात करें तो बच्चे आप पढ़े थे समलंब, जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर। समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आयत जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 अंश होता है, उसे हम आयत कहते हैं। वर्ग, यदि वर्ग की बात करें तो चारों भुजाएं बराबर, साथ ही साथ प्रत्येक कोण सम चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर। अवतल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, ये सारे चतुर्भुज होते थे। उसी में से एक आया है चक्रीय चतुर्भुज। ये बच्चे होता क्या है चक्रीय चतुर्भुज, हम बताए थे। हाँ सब बच्चे चक्रीय चतुर्भुज जो बच्चे नहीं जानते वो समझे ध्यान से कि कैसे पहचानेंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है। तो मान लेते हैं बच्चे चक्रीय चतुर्भुज हमारा तब कहलाता है जब उसके चारों शीर्ष, शीर्ष मतलब किनारा, उसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो। कहाँ हो? ये देखो ऐसे ना बना है ये, इस तरीके से ये वाला इसका शीर्ष रहा, ये शीर्ष रहा, ये शीर्ष रहा, चारों वृत्त के परिधि पर है कि नहीं है? सरकमफेरेंस पर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो है वो वृत्त के परिधि पर हो, ऐसा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानते हैं।
कि यदि हम चक्रीय चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों को अगर जोड़ दें कितना होगा 180 होगा। सब बच्चे चक्रीय चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है 180। तो चलिए जो परिभाषाएं जो बेसिक जानकारियां इससे संबंधित थी हमने बता दिया, कुछ पिछला भी बता दिया, कहीं अगर यूज होता तो जानते रहिएगा। और अगर चतुर्भुज के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं आप तो जब मैं कक्षा 9th का पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 9 तो आप चैप्टर नंबर 9 जाकर के देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो फिर 8 था चलिए हाँ तो वही चैप्टर 8 जब मैं कक्षा 9 का पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर जाकर के हमारा वीडियो देख लीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, बहुत डीप में वहां एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर ये चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया गया है, इसके चारों कोण यानी A बताना है, B बताना है, C बताना है, D बताना है। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है बता देते हैं, आज बहुत कठिन काम नहीं है। ये बच्चे समझिएगा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। जब चक्रीय चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोणों का योग 180। क्या लिख देंगे यहाँ पर बता देंगे उनको कि भैया आप ही ने कहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये बात उन्हीं ने कहा है ना। अरे ज्योमेट्री नहीं सर, ज्योमेट्री होता तब जैसे 9th पढ़ा रहे थे ज्योमेट्री, हल दिया है सिद्ध करना है उपाधि। अरे मुन्ना बुला उसको शिवा वर्मा द्वीप धावा महे कमल भारावा। चलिए दो सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा। ये बच्चे अगर मैं बात करूं A के सामने कौन है C, यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4y या पर x लिख देते हैं -4x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 180। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, इसको पक्षांतर कर देते हैं, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -4x प्लस 4y बराबर 180 माइनस 20 -4x प्लस 4y बराबर 104। हमको बच्चे कॉमन मिल रहा है, चलिए माइनस ही 4 कॉमन कर लीजिएगा आपकी इच्छा है। -4 हमको कॉमन लिया हो जाएगा x, और ये बच्चे जब माइनस से भाग करेंगे प्लस में तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। -y बराबर 160, इससे भाग कर देंगे x माइनस वाई बराबर 160 बटे -4, 4 के 4 4 चौक 40 हो जाएगा, और x माइनस वाई बराबर -40। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। कोई बच्चा बात नहीं करेगा नहीं लिखेगा, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली बात देखते हैं। इसको और इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। एक स्टेप दिखाएगा नीचे -7x प्लस 5 प्लस 3y -5 बराबर 180। ये बच्चे प्लस 5 से -5 कट गया, -7x प्लस 3y बराबर 180 समीकरण। ये बच्चे समझिएगा इस चक्रीय चतुर्भुज का कोण बताना उतना कठिन काम नहीं है जब हमको x और y का मान मिल जाए। अगर x और y का मान अगर मिल जाता है तो इसके कोण हम चुटकी में बता देंगे, लेकिन पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। और जब x और y का मान निकालने के लिए हमारे पास दो समीकरण आ गया है, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल। ठीक, तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, किसी एक को कैंसिल करा देते हैं पूरा भाग करके। तो समझिएगा ध्यान से, अगर हमको y को काटना हो इसमें 3 से गुणा कर दे और जोड़ दे तो आसानी से कट जाएगा। कोई बच्चा बात करते हुए हमारी दृष्टि में नहीं आना चाहिए, अन्यथा उस पर हमारी कृपा दृष्टि हो जाए। चलिए समझिएगा ध्यान से, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके
प्राप्त समीकरण को, ये बच्चे जब हम इसमें समीकरण में हम 3 से गुणा करेंगे तो हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा। इसलिए हमने कहा कि प्राप्त समीकरण को समीकरण 2 में जोड़ने पर, घटाने कहाँ कटेंगे, भाई काट रहे हैं तो बताए थे एक प्लस हो और एक माइनस हो तब हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक, अगर दोनों के दोनों माइनस हो तब पर भी घटाते हैं, दोनों के दोनों प्लस हो तब पर भी जोड़ते हैं। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस तो क्या करते हैं, तो चलिए समीकरण 2 में जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 2 हमारा था -7x प्लस 3y बराबर 180। तो समझेगा इसमें मैं 3 से गुणा कर रहा हूं तो हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 120। 3 से गुणा करेंगे 40 3 120 होता है ना। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है। 7x में से 3x घट जाएगा, बचेगा माइनस का 4x और ये प्लस 3y से माइनस 3y कट गया। 180 में से 120 घटा, कितना बचा, प्लस 7। हमें चाहिए x का मान भाग कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 60 बटे माइनस 4, 4 के 4 4 15 हमें 60, x बराबर -5। x का मान हमने निकाल लिया। अब जब हम x का मान निकाल लिए तो y का मान निकालना कठिन काम नहीं है। यहाँ समझते कुछ, एक स्टेप दिखेगा सबको। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बता देते पहले ना जान तो जान लो, जब पढ़ाते अगर बात करते हुए कोई दिखता तो बहुत गुस्सा आती हमको, तोड़ ताड़ देंगे, बता दे रहे हैं हम। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए यहाँ समझिएगा। समीकरण 1 में जब रखते हैं बच्चे तब देखिएगा समीकरण 1 हमारा कहाँ ये रहा, लिखा था x ने लिख दिया हमने -15 माइनस y तो माइनस y बराबर कितना था -40 तो -40, ये माइनस है, उधर जाएगा तो माइनस y बराबर हो जाएगा -40 प्लस 15 तो -y बराबर -25। काहे कि -40 में से प्लस 15 घट जाएगा तो माइनस का 25 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, हमने x और y दोनों का मान निकाल लिया। हमसे x और y का मान नहीं पूछा गया था, हमसे कहा गया था कि इस चतुर्भुज के चारों कोणों को आप बता दीजिए। तो जब हमने जो है कि x और y का मान निकाल लिया, इसके चारों कोणों को बताना कठिन काम नहीं है। इसको इरेज कर देते हैं, हम चारों कोणों को बता देते हैं। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, सबसे पहले हम बताते हैं एंगल ए बराबर हमको दिया था बच्चे 4y प्लस, एंगल ए बराबर हमारा बनेगा 4 इंटू वाई का मान 25 प्लस 20। देखो 25 चौको 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120। एंगल ए बराबर 120 हो गया। चलिए अब अगला समझते हैं, एंगल बी की बात करें अगर हम, एंगल बी बराबर हमारा था 3y माइनस 5, तो 3y का मान था 25। देखो इधर 25 यहाँ 75 होगा, 75 में से 5 घट जाएगा 70। एंगल बी भी आ गया। अब एंगल सी की बात करते हैं, था -4x, एंगल सी बराबर -4 इंटू एक्स का मान -15, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस बड़ा करेंगे हो जाएगा प्लस, 15 चौको 60। एंगल सी बराबर आ गया 60।
अब एंगल डी की बात कर लेते हैं हम लोग। एंगल डी बराबर हमारा कितना था? -7x + 5। -7x प्लस हो जाएगा -7 इंटू एक्स का मान -15 + 5। तो माइनस में माइनस क्या करेंगे? हो जाएगा प्लस। 15 सत्ते 105 और 105 में 5 जोड़ देंगे 110। तो कुल मिलाकर के इसमें हमसे एंगल ए बी सी डी ये सारा का सारा मान पूछा गया था। हमने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। याद समझिएगा, हमने ए बी सी डी सब जो भी एंगल पूछा गया था उस एंगल को हमने एक्स और वाई का मान निकाल कर आसानी से रख दिया और आ गया। तो कुल मिलाकर के इस क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 3.7 को समाप्त ही किया, यानी कि ऐच्छिक प्रश्नावली को समाप्त ही किया। साथ ही साथ चैप्टर 3 को भी हमने समाप्त कर लिया है। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो कल से हम लोग जो पढ़ेंगे वो नया चैप्टर पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। कितना समय हो रहा? कोई 45 हो रहा? तो चलिए 5 मिनट आपको आज वक्त है हमारे पास, तो हम रिवाइज करा देते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। शांति बनाओ, और अभी छड़ी लेकर आएंगे, एक तरह से मारेंगे, बता दे रहे हैं। कोई अगर बात करते हो हमको दिखा, तुरंत तोड़ेंगे, बता दे रहे हैं। खाली इसमें सूर्य कुमार, सूर्य कुमार नाम, इसका मतलब ये नहीं बात करो। चलिए समझिएगा ध्यान से, तो रिवाइज करा देते हैं। हालांकि 3 चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर लिया। तो बच्चे बताओ, पहले एक चैप्टर का क्या नाम था? वास्तविक। 2 चैप्टर का नाम और 3 का नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में कुल मिलाकर के हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया था, जैसे यूक्लिड विभाजन के बारे में पढ़ा था। a बराबर बी क्यू प्लस एक फार्मूला निकल कर आता था, लसा गुणते मसा बराबर। उसमें हमने सीखा था कि हम HCF फाइंड करेंगे, लेकिन यूक्लिड के एल्गोरिथ्म के द्वारा, जहां पर 2 नंबर हमारे a और b हुआ करते थे, वो ऐसे नंबर हुआ करते थे जिसमें a हमारा ग्रेटर होता था b से, है ना? क्या सही? उसके बाद इस बच्चे हम बात करें तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो हमारा r होता है वो या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के, किंतु भाजक जो है, भाजक जो b है उससे क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा, है ना? और इसमें हमको सिद्ध करना पड़ता था कि कोई धनात्मक इस रूप का, धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है, उसका वर्ग इस रूप का होता है। तो जितना भी सिद्ध करने के लिए कहता था b को हम उतना ही लेट करते थे, उतना ही मानते थे। उस लास्ट कोने वाले बच्चे को बुलाओ तो, शिवशंकर जो लास्ट बैठा आप वाली सीट पर, सुनना कहाँ है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुम्हारा ध्यान किधर है? हम इधर पढ़ा रहे हैं। ठीक बैठो, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। और हमने पढ़ा था कि उस चैप्टर में पढ़ा था शांत और ये बच्चे बताए थे कि यदि हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो तो वो शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। अब हमने अपनी भाषा में सीखा था कि यदि उसके गुणनखंड में केवल और केवल 2 हो, केवल और केवल 5 हो, या केवल और केवल 2 और 5 हो तो शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। इन सभी बातों का अध्ययन कुल मिलाकर के हमने चैप्टर 1 में किया था। अब चैप्टर 2 की बात करें तो हमने पढ़ा था द्विघात का नाम था बहुपद, पॉलिनोमियल यानी बहुपद नाम था। ये बच्चे समझेगा, यदि बहुपद की बात करें तो चर और अचर दोनों से मिले संयुक्त रूप को बहुपद कहा जाता है। और बहुपद होगा कब? जब उसकी घात पूर्ण संख्या होगी। इसी में हमने सीखा था एक पदी, द्विपदी, 3 पदी। ये बच्चे यहाँ समझिएगा ध्यान से। तो पद अलग कब होता है? जब प्लस और माइनस लगता है।
नहीं तो गुणा के रूप में लिख दीजिए तो वो एक ही टर्म माना जाता है। ठीक, उसी में हमने सीखा था रैखिक। रैखिक क्या होता है? द्विघात। अच्छा, चर क्या होता है? जिसका मान परिवर्तित होता रहता है। और अचर जिसका मान परिवर्तित। इसी में हमने बच्चे सीखा था भाग करना, बीजी व्यंजक का भाग, है ना। तो बीजी व्यंजक के भाग में हमने आपको आसान तरीका बताया था कि हम लोग पहला पद मैच कराते हैं बहुत आसान तरीके से। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए सजेशन है कि चैप्टर 2 का जो पिछला वीडियो है उसे जा करके आप देख लें। कहीं पर भी आपको एक पैसे का डाउट नहीं रहेगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब मुंह बनाने से नहीं आएगा। तो यहाँ समझिएगा, ये सारी बातों का अध्ययन हमने चैप्टर और हाँ उसमें पढ़ा था हमने कि भैया शून्यांक ज्ञात करना। तो यहाँ समझिएगा, हमने पढ़ा था कि शून्यांकों का योग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अब अल्फा इंटू बीटा बराबर द्विघात समीकरण का सूत्र पढ़ा था। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। और इसी में हमने त्रिघात का भी पढ़ा था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपान अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू सी अपान। त्रिघात समीकरण का हमने सूत्र पढ़ा था। कानम बच्ची सरिता नाम है। हाँ, इसी में हमने ये बच्चे सीखा था कि एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा, ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 का जैसा कि नाम है, दो चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें हमने सीखा था कि ये बच्चे किसी समीकरण का कब अद्वितीय हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब हाँ सबको तैयार है, यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, इस दशा में एक हल होगा। एक हल को किताब की भाषा में अद्वितीय हल कहा जाता है। और ये दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। और रेखाएं कई बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे? एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे। रेखाएं जितने बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं उतना ही हल होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, इस दशा में रेखाएं समांतर होंगी तो कहीं नहीं काटेंगी। जब कहीं नहीं काटेंगी तो कोई हल नहीं होगा और दिए गए रैखिक समीकरण युग्म असंगत। तीसरा था यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो, इस दशा में रेखाएं संपाती होती हैं, यानी रेखाएं अनेक बिंदुओं पर काटती हैं, उसका अनेक हल होता है। और ये भी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म। और कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हमने इसमें सीखा था। जैसे हमने सीखा था कि भैया आयु से संबंधित यदि कोई प्रश्न आए उसमें पूर्व और पश्चात दो शब्द आते हैं। पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद। तो जब पूर्व की बात होगी तो हम घटाते थे, पश्चात की बात होती थी तो किसी में हमने पढ़ा था भिन्न से संबंधित। तो भिन्न हमारा अंश और हर से मिलकर बनता है। इसी में हमने पढ़ा था दो अंक की संख्याओं से संबंधित। तो बताए थे कि दो अंक की संख्याओं में दहाई और इकाई होता है। जैसा कि हमने पढ़कर के बताया था कि जैसे हम लोग के जमाने में बहुत बढ़िया गाते होते थे, लगता नहीं था कि भैया
गिनती पढ़ रहे हैं कि गाना गा रहे हैं? हाँ, मैं बता दे। चलिए, नहीं सुने तो पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए। उसके बाद ये बच्चे, इसी में हमने सीखा था ट्रेन, बस, कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे सापेक्षिक चाल कब होता है? जब दो ट्रेनें, दो कारें विपरीत दिशा में जा रही हैं। सापेक्षिक चालों के लिए क्या करते हैं? आपेक्षिक चाल कब निकाला जाता है? जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हो तो क्या करते हैं? यदि चाल किमी प्रति घंटा में दिया हो तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना कितने गुना करते हैं? 5/, और इसको हमने बताया था कि ये 5/18 आता कैसे है। यदि भूल जाते हैं तो आप वहां से चेंज कर सकते हैं, है ना। यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो किमी प्रति 18/, ये सारी बातें जो थी वो हमने चैप्टर 3 में सीखा था। और हालांकि सभी को तैयार भी है, और तैयार करने का मैं अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। ऑफलाइन क्लास में कई बार बताया हूँ और साइंस में नहीं मेंशन किया था का तैयार करने का। ये बच्चे समझेगा, कोई टीचर अच्छा या खराब नहीं पढ़ाता है। लगभग हमारे अनुसार से सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन वजह क्या होता है कि पढ़ाने के लिए सब अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन तैयार नहीं कराते हैं। और बच्चे इतने मेधावी होते हैं, हम जानते हैं बच्चों के बारे में कि बच्चे इतना पढ़ते हैं, 12-12 घंटे घर पर पढ़ते हैं। अब उस 12 घंटे में अगर हम उसमें घंटे हटाकर मिनट अगर लगा दे तो शायद कोई पढ़ रहा होगा। तो इनको पहली बात तो इनके भरोसे ना रहो कि ये घर जाकर के पढ़ेंगे। मेरा पर्पज होता है कि इनको ऐसा पढ़ाया जाए कि क्लास में ही तैयार करा दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं इतने मेधावी छात्र हैं, घर पर बहुत पढ़ते हैं। बात समझ आई? ये बच्चे समझेगा ध्यान से। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा पर्पज होता है कि जितना मैं आपको पढ़ाऊं उतना आपको तैयार कराऊं। मैंने आज तक इस पर फोकस नहीं किया कि सिलेबस को समाप्त कर दिया जाए, और सिलेबस हमारा किसी से भी पीछे नहीं होगा। हालांकि एक एक क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत आराम बताता हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से ज्यादा मैं क्लास में नहीं कराता, लेकिन सिलेबस हमारा किसी से पीछे नहीं रहता। वजह क्या है कि जितनी क्लास हमारी होती है, कंटिन्यू जितनी हमारी क्लास होती है, साथ किसी क्लास होती होगी, हमारी क्लास में छुट्टी कम होती है, इसीलिए हमारा रेशियो बराबर हो जाता है। तो समझेंगे बच्चे, तैयारी करने का अच्छा तरीका बता रहे, कैसे करना तुम लोग सुनो। लाख पते की बात बता रहे हैं। लाख पते मतलब लाख रुपया की बात। समझो, देखो बच्चे, आपको क्या करना है, एक कॉपी खरीद लेना है 10 रुपए की, आप 20 रुपए अच्छा शांत रहो। 10 वाली बंद हो चुके हैं तो 20 वाली खरीद लेना। 20 वाली खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे? कि अगर पढ़ने के लिए नहीं खरीद पा रहे हो, या बताओ गरीब हो तुम्हारा अगर एकदम बेहद, हालांकि मैं फ्री ऑफ कास्ट तो चला ही रहा हूँ, अगर तुम उसमें भी गरीब हो, तुम मांग करके खाना उना अगर खा रहे हो, तुम्हारे पास 20 रुपए के कंडीशन में तुम नहीं हो, तो हमसे 20 रुपए लेकर के जाना। अगर तुम भैया इसमें से ऐसा कोई तो नहीं है जो दिन भर मांगता हो, रात को खाना खाता हो, है क्या कोई? नहीं है ना। तब ये बोलना सरासर मिथ्या है, सरासर गलत है। बात समझ कि नहीं? तो शांत रहो बच्चे, तैयारी करने का अच्छा तरीका सुनो ध्यान से हमारी बात। शांत रहो ना, अभी एक घंटा और बैठाएंगे और उल्टा मरबू करेंगे। जितना शांति के साथ कोऑपरेट करोगे हमारे साथ, उतने जल्दी बताएंगे। शांत रहो। आए बच्चे, सुनो ध्यान से, बता रहे हैं तैयारी करने का तरीका, सुनो ध्यान से। तुम लोग आज कमजोर हो तो उसका वजह तुम हो।
हमको फिर वही आ जाती है बात याद। पता है क्यों? क्योंकि तुमको हम सोच रहे हैं कि कोयले से निकाल कर हीरा बना दे, लेकिन तुम इतने दरिद्र हो कि कोयला बने रहना चाहते हो। तुमको कौन आएगा जगाने के लिए? इतने तुम दरिद्र हो, पता नहीं किस मानसिकता से भरे हुए हो तुम दरिद्र। क्रोध हमको ना दिला करो। तुमको जब बता रहे हैं कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम अच्छे से निकल जाए तो दरिद्र का ईटा पाथर खाते हो का? भगवान बुद्धि नहीं दिए का तुमको? अब आएंगे तोड़ कैसे रख देंगे, मारेंगे से तत्वा तो टूट जाएगा तुरंत ही, समय नहीं लगेगा। दरिद्रों नहीं, यहाँ हम बता रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाए, तुमको मूर्ख बनाया जाए। बस तुमसे 2000 रुपए फीस लिया जाए, बस आओ टीचर छाप दे और तुम चले जाओ। तुम उसी में के हो जो आज व्यवस्था चल रही है। अभी पूछ रहे, भाग के जाओगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, लेकिन पूछ ले जाके आज कौन सा चैप्टर चल रहा था, तुम वो बनाओगे चिड़ै के नैया, बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम बस वही बस भाग दौड़ में हो। एकदम दलिद्र है, जैसे बता दे रहे पढ़ना हो तुम्हारे यहाँ आया क्या करो। अबे तो हमें दरिद्र का यहाँ हमारे आवश्यकता नहीं है। ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ कर फेंक देंगे, नीचे चले जाओ। बता रहे इनकी तैयारी अच्छी हो जाए तो जैसे ईटा पाथर खा के आए भगवान बुद्धि ने, इतना तो पशु को अगर समझाया जाए तो वो भी समझ जाएगा उसको कि यहाँ इधर उसको तो बुलाओ, पशु को तो गैया को कहो आ आ आ तो वो भी आ जाती है, कुतवा को कहो ले रोटी लो तो वो भी आ जाता है। तो उससे भी बदतर हो। सुनो ध्यान से, अब सुनो, आवाज किसी के मुंह से अगर निकला तो हम उसका मुंह सील देंगे, बता दे रहे। अरे सुनो ध्यान से, बात मत करना। देखो तैयारी कैसे करोगे। हर एक्सरसाइज में प्रयोग किए गए फार्मूले और कॉन्सेप्ट को स्टार मार करके लिख लेना है, हर एक्सरसाइज का। और करना क्या है, हालांकि एक दिन बच्चा ये लिखा था जगत पाल, करना क्या है, उसे डेली 5 मिनट का समय देना है रिवीजन में। इससे होगा क्या कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में रहेगा और सवाल कुछ भी हो आप लगा ले जाएंगे। बस वही, जब कॉन्सेप्ट पता होगा कि हाँ इसमें ऐसे ऐसी चीज होता है तो आप उन्हें प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो लगाएंगे कैसे। तो तैयारी करने का अच्छा तरीका है कि हर एक्सरसाइज का जितना मैं पढ़ाया हूँ स्टार मार्क करके उनमें प्रयोग किए गए फार्मूले और कॉन्सेप्ट को लिख करके 5 मिनट डेली रिवीजन करें, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।